Hello students, welcome to online lecture series on electromagnetic fields, electrical engineering, semester 4 subject. Myself Kapil Dhamma, assistant professor, St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. So students, this is lecture number 4 of unit 2. We will discuss the following topics in this lecture series. Regarding the concept of Coulomb's law, statement and its proof, how the vector is represented in terms of Coulomb's law, and we discuss about the concept of electric field intensity. Also, we discussed the method of obtaining electric field intensity in Cartesian coordinate system. So students, these are the following topics we discuss in this lecture series. Let's start with our first topic, concept of Coulomb law. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, कूलम्स लॉ के अंदर अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो कूलम्स लॉ ने ये क्या स्टेट किया कि द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि जैसे कि हम बात करें स्पेस के अंदर 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो उसके ऊपर क्या क्या चीज एक्ट हो सकती है। तो पहला है कि एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, तो ये हैं जी आपकी दो लाइन। दूसरा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस ऑफ द विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसमें एक तो है कि कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। दूसरा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट चार्जेस है Q1 एंड Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। और तीसरा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो इसका डिस्टेंस है दोनों का वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, यानी कि f जो है वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर है, जबकि प्रोडक्ट में वो Q1 Q2 का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों इक्वेशंस को जब आप वो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल गेट एज f is directly proportional to Q1 Q2 divided by r square. ओके, तो स्टूडेंट जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय r स्क्वायर। तो ये एक जो डायग्राम आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वाला, ये r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो अब हम इसको डिस्कशन करने लगे हैं कि कैसे ये हो पाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिख रखा है कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। द चार्ज Q1 exerts a force on Q2। अब देखो जो Q1 है वो exert करेगा फोर्स ऑन Q2, इसी तरीके से Q2 एक exert करेगा फोर्स ऑन Q1। तो फोर्स एक्टिंग along the line joining Q1 and Q2, the force exerted between the 2 point charges is repulsive if the charges are of the same polarity। अब इसमें देखो, जब दोनों ही exert करेंगे फोर्स तो इसके ऊपर दो कंडीशन ऊपर के आएगी। क्या पॉजिटिव चार्जेस दोनों हैं? अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो क्या होगा? रिपल्सिव होगा। क्या दोनों चार्जेस जो हैं Q1 जिसके ऊपर ये फोर्स लगा रहे हैं आपस में, क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं या नेगेटिव पॉजिटिव हैं, दोनों वाइस वर्सा? अगर है तो ये क्या होगा स्टूडेंट? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ओके, तो स्पेस में असंख्य हमारे पास चार्जेस हैं, हम यहाँ पे स्पेस में 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और हम ये समअप कर पाएंगे कि यदि इस तरीके से अगर दो चार्जेस के ऊपर लग सकता है तो जितने भी इन्फानाइट चार्जेस हमारे स्पेस में लाई कर रहे हैं, तो नेट इक्विवेलेंट जो फोर्स बनेगा सभी का, वो क्या बनेगा? ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज अट्रैक्टिव इफ द चार्ज ऑफ द डिफरेंट पोलैरिटी। जैसे मैं बता ही रहा हूँ आपको, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो इफ वी रिमूव द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विद k क्वांटिटी, तो ये जो k क्वांटिटी है इट इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो चूंकि चार्जेस हैं तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कूलम में है, डिस्टेंस है तो r है तो उसको हमने मीटर में रिप्रेजेंट किया, फोर्स आपका न्यूटन में है। तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या होती है स्टूडेंट? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर लोकेटेड। तो इसकी जो परमिटिविटी है वो क्या है? फैराड पर मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? मतलब अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो परमिटिव ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब बात करें स्टूडेंट की एप्सिलॉन आर क्या है, तो वो रिलेटिव परमिटिविटी है। तो
ई क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो जाएगा। तो ई आर की वैल्यू अगर 1 है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गई। तो जो आपका नेट फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। ओके, तो जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की वो है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻⁹। तो थोड़ा सा इसको और समअप करेंगे तो ये वैल्यू, ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप डालोगे तो के की वैल्यू आपकी ये निकल के आएगी 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर फेराड। तो बिटवीन द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड इन द फोर्स स्पेस और वैक्यूम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे को जो कूलम्स लॉ सेकंड यूनिट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें ये थोड़ा सा हर एक चीज़ जो है जो हम इस चीज़ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट है या वैल्यूज़ हैं, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, हम ईच एंड एवरी वैल्यू को अपने क्वेश्चंस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकें। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे, अभी बात करेंगे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ। अब तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हमने डिस्कशन किया कि कूलम्स लॉ एक्चुअल में है क्या, 2 पॉइंट चार्जेस हैं स्पेस के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, अगर वो सेम पोलैरिटी के ऊपर होगा तो रिपल्सिव नेचर का होगा, ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन में अगर कॉलम्स लॉ को रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट देखिए कि हमने यहाँ पे क्या लिखा कि एक ओ पॉइंट है ओरिजिन, है ना, एक Q1 है और एक Q2 है। तो आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि हमने 0 से लेकर P की बात करी थी, तो वो क्या था, पोजीशन वेक्टर था। इसी तरीके से ये 0 से लेकर Q2 है, ये भी आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। मगर साथ ही साथ हमने पोजीशन वेक्टर के साथ एक डिस्टेंस वेक्टर भी नापा था जिसको हमने PQ बोला था। तो PQ की वैल्यू क्या निकाला करते थे, फाइनल, यानी कि जैसे कि P है आपके पास x1 y1 z1 और Q के पास है आपके पास x2 y2 z2। तो आप कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इस तरीके से आप निकाला करते थे डिस्टेंस वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालते थे, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो ये वही कंसेप्ट हमारे वेक्टर के जो हमने अपनी क्लासेस में डिस्कशन की है स्टूडेंट, वही लग रहा है। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओरिजिन को पॉइंट मानते हुए ये कैसे इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो बनेगी ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो ये ओरिजिन O बन गया। तो अब आप जैसे कि देख रहे हैं R1 R2 क्या है, जैसे कि ये 0 से लेकर O से लेकर Q1 है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमने यहाँ पे डिफाइन किया R1 और R2, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, यानी कि OQ1, तो ये है R1, OQ2 ये है स्टूडेंट R2, देखिए लिख रखा है। और Q1 Q2 क्या है, आपके पॉइंट चार्जेस हैं। और R12 क्या है स्टूडेंट, दैट इज द डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन द टू चार्जेस, जैसे भी मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया। तो अब जैसे हम इसको वेक्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन में कूलम को लॉ को डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हमने पहले ये पॉइंट्स क्या लिख दिए स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाने के साथ हमने ये पॉइंट्स सारी डिफाइन कर दी। सो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। जैसे कि आप देख रहे हैं R1 एंड R2 हमारे क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं। यहाँ पे पहले हम डिस्कशन करेंगे F2 के बारे में। तो F2 क्या है, फोर्स टू F2 एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स किसके ऊपर, आपका Q2 के ऊपर। तो उसका वैल्यू क्या बनेगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है R12 स्क्वायर, है ना। R12 नोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, R12 यानी कि पहले से दूसरे की तरफ। ओके, और A12 क्या है, मेरा यूनिट वेक्टर है, यूनिट अलोंग R12 डायरेक्शन। तो A12 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, R12 वेक्टर ओवर R12 वेक्टर का मॉड। तो R12 कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R2 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ R12 डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। तो F1 क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब F1 क्या है, Q2 के द्वारा Q1 के ऊपर चार्ज, तो उस पर सारा सेम रहेगा, सिर्फ नीचे आप देख रहे हैं जैसे कि ये वाला पॉइंट डिफरेंस कर जाएगा और ये वाला पॉइंट डिफरेंस कर जाएगा। तो ये A21 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, और R21 क्या है, फ्रॉम Q2 टू R2 टू R1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट R12, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सिंबल नोटेशन, जहां से आप चलेंगे वहीं से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो
R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2 का मॉड हो जाएगा। अब जैसे ये तो हुआ हमने फोर्स F1 और F2 निकालना सीख लिया। अब अगर हमें रिलेशन निकालना है F1 F2 के बीच में, तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि मेजॉरिटी में Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो डिफाइन कर रहा है वो है अलग अलग। F2 में R12 का होल स्क्वायर, यहाँ F1 में R21 का होल स्क्वायर है, और F2 में हमारे पास A12 का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर था, जबकि यहाँ पे A21 यूनिट वेक्टर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट क्या है, आपस में अपोजिट साइन का है, तो डेफिनेटली हमारे पास F1 और F2 क्या होंगे, अपोजिट साइन का कन्वेंशन होगा। तो इससे क्या होगा कि नेट जो फोर्स हमारे नेट फोर्स जो हमारे आपस में चार्जेस के ऊपर लग रहा है, वो समराइज करके क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, या हमारा क्या हो रहा है, उसको नलीफाई हो रहा है। तो लाइक चार्जेस में क्या है, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस में वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करेंगे। तो वेयर n इज द स्केलर क्वांटिटी और कूलम्स लॉ इज लीनियर, इफ a is increase n times then the force exerted also increase by n times। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि जब भी आपका कूलम्स लॉ के अंदर स्केलर वैल्यू अगर आप इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ एक लीनियर नेचर का है, तो a1 अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं n टाइम्स में, तो फोर्स भी आपका कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा n टाइम्स। ओके, तो स्टूडेंट अभी कूलम लॉ ऑफ चार्जेस के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का भी कंसेप्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमने Q1 Q2 Q1 की बात करी, ऐसे एक कोई पॉइंट चार्ज Q3 है, तो यूज टू कैलकुलेट द नेट। अब हम सुपरपोजिशन क्यों यूज कर रहे हैं, सुपरपोजिशन हम यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी चार्ज इफ देयर आर मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस सिंस ईच विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। ऐसा नहीं है कि हम स्पेस में 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इन्फिनाइट मैनी चार्जेस हैं और हर किसी का एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो सुपरपोजिशन के माध्यम से या सुपरपोजिशन की मदद से हम क्या देख सकते हैं कि नेट चार्ज जो हमारे स्पेस में है वो कितना है, कैसे वो बैलेंस्ड है। तो टोटल फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन Q ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि एक पॉइंट चार्ज Q है, उसके ऊपर ओरिजिन से रिस्पेक्ट में Q3 भी है, Q1 भी है, Q2 भी है। अब Q का Q2 पे भी होगा, Q1 पे भी होगा, Q3 पे भी होगा। सिमिलरली Q3 का Q पे भी होगा, Q2 का Q पे भी होगा, Q1 का Q पे होगा। तो ये सारा जो नेट सम है फोर्स कैलकुलेट करने का, तो सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ पे हमारी हेल्पफुल है स्टूडेंट। ओके, तो जैसे फोर्स अब अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो Q के लिए, Q पर Q का, तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है Q1 का Q के ऊपर, तो वो क्या बनेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ नोटेट करें, हम लोगों ने नोटेट किया है कि F Q1Q, तो Q1Q मतलब क्या है। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट इस वाले डायग्राम की, कि यहाँ पे Q1 और Q के रिस्पेक्ट पे बात चल रही है। ओके, तो वो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा Q1Q, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट चार्जेस है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू है, और R1Q1Q, क्योंकि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वो सबसे पहले आता है R Q1Q का होल स्क्वायर और A Q1Q का यूनिट वेक्टर। ओके, और फिर हम ये कैसे निकालते हैं, R माइनस R1 ये हो गया। अब इसी तरीके से Q2 को भी निकाल लो, तो ये A2Q हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा। इसी तरीके से 3 का निकालो, 3 का ये निकल गया हमारे पास, ये निकल गया 3 का। तो अब वो यही कह रहा है कि जो नेट इक्विवेलेंट फोर्स होंगे वो क्या होंगे, सम होंगे, सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट A और Q, क्योंकि Q की एक यूनिट वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है Q, तो आप देखेंगे कि Q डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट तो आ गया बाहर। आगे लिखा हुआ समीशन I से लेकर 1 से लेकर 3, ये n भी हो सकता है यदि इनफाइनाइट n चार्जेस हों जो Q के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हों। अभी हमने अंडरस्टैंडिंग पर्पज से सिर्फ हमने 3 चार्जेस के ऊपर डिफाइन करना सीखा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिमिट, जो लिमिट गई हुई है स्टूडेंट, वो I से 1 से लेकर कितनी गई है, 3, क्योंकि हमने 3 चार्जेस लिए हैं। QI का मतलब क्या है, I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 3, और R स्क्वायर Q I की वैल्यू क्या है, चेंज होती रहेगी, Q1Q, Q2Q, Q3Q। इसी तरीके से R माइनस RI का मतलब क्या है, R1, R2, R3। ये सारी वैल्यू जब आप डिफाइन करेंगे, इसको आप ओपन भी आप कर सकते हो, बट हमने इसको समराइज किया हुआ है। तो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ ये कंसेप्ट एक n का यहाँ पे
जुड़ाव हो जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम कूलम्स लॉ चार्ज कूलम्स लॉ के अंदर इनफिनाइट एन चार्जेस पे जब हम वेक्टर सम लगाते हैं तो कैसा इसका इफेक्ट पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो क्या है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक Q1 चार्ज बीच में है, उसके आसपास और बहुत सारे चार्जेस है Q2 इस तरीके से, और फोर्स उसके ऊपर लग रहा है Q1 का Q2 की तरफ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 क्या होगा? देयर एग्जिस्ट अ रीजन अराउंड अ चार्ज Q1 इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज, है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि Q1 है तो Q1 कोई अपना भी फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरे चार्ज के ऊपर जो उसके इर्द गिर्द होगा या उसके नियर बाय होगा। तो दिस रीजन वेयर अ पर्टिकुलर चार्ज Q1 exerts a force on any other charge located in that region, it is called its electric field of that charge Q1। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर ये Q1 चार्ज है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे चार्जेस हैं, तो ये अगर इसके जो इस फील्ड के दायरे में आ रहा है तो ये क्या करेगा, इनके ऊपर फोर्स लगाएगा, अपना इम्पैक्ट डालेगा। तो ये अपना इम्पैक्ट डालेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उन सभी चार्जेस के ऊपर जो इसके फील्ड के अंदर आते हैं। तो इस फील्ड के वजह से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं दूसरे चार्जेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी? Q1 की। ओके, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो फिर क्या होगा फोर्स? तो वही हमारा जो कूलम्स लॉ है, हमने यहाँ देखा कि क्या होगा अगर हम Q2 की बात करेंगे। सपोज करो कि एक चार्ज हमारा जो है Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो हाउ मच फोर्स ही इट एक्सर्ट्स ड्यू टू Q1, वो क्या होगा? Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट R12 का होल स्क्वायर A12 का यूनिट वेक्टर। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा? पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स यूनिट पर यूनिट चार्ज का मतलब है कि पर यूनिट चार्ज Q2 की बात चल रही है, तो Q2 को हम डिवाइड में ले गए, बाकी सारा हमने रख दिया। तो यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन बनी, क्या बनी? कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, और हमने इसी का ही नाम दिया E। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं F डिवाइड बाई Q दैट इज इक्वल टू E, ये डिफाइन कर रखा है। और E की वैल्यू क्या है, जो कि ये हमने यहाँ पे इस वाले में सॉल्व किया है। ओके, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो P का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ एनी अदर चार्ज अराउंड Q1। तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे हम 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 लगाने से फिर ये सिर्फ 2 के लिए जो है 2, क्योंकि ये 2 के लिए फिर क्या होगा, जनरलाइज हो जाएगा। हमें पूरा एक सभी के लिए क्या लगाना है, एक। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि P की वैल्यू हम यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, P कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि Q1 के अंदर बहुत सारे और चार्जेस भी हों, तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि P इज इक्वल टू P पोजीशन ऑफ एनी अदर चार्ज अराउंड Q1। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो Q1 Q2 1 कूलम चार्ज। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक तरीके का फोर्स है जो कि पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगता है, जिसका चार्ज कितना है? 1 कूलम है। तो हम इसको और थोड़ा समझेंगे। Q1 एंड Q2 हमारे पास लगाया हुआ है, Q2 की वैल्यू 1 कूलम चार्ज है। अब Q1 का एक फोर्स लग रहा है Q2 के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे? कंसीडर पॉइंट चार्ज Q1 फ्रॉम विच अनदर चार्ज Q2 1 कूलम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ R कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप देखेंगे कि फोर्स यूनिट जो यूनिट वेक्टर इज AR हो जाएगा। तो सिंस Q2 इज यूनिट चार्ज है, 1 कूलम चार्ज दे रखा है, तो F2 की वैल्यू क्या होगी? E के इक्वल हो। क्यों? पर यूनिट, ये पर यूनिट हो गया ना, F2 डिवाइड बाई Q2, तो ये हो गया पर यूनिट चार्ज, दैट इज E। तो E की वैल्यू क्या होगी? Q1 क्या है? ये रहा, डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर AR। तो यूनिट ऑफ E की वैल्यू क्या होगी? न्यूटन डिवाइड बाई कूलम, क्योंकि हमने अभी क्या सीखा था? फोर्स डिवाइड बाई Q। फोर्स की वैल्यू न्यूटन, Q की वैल्यू कूलम, तो न्यूटन पर कूलम या और वोल्ट पर मीटर।
So student, we have another topic, that is method of obtaining electric field intensity in Cartesian coordinate system. So how we represent the electric field intensity in Cartesian coordinate system? Let's see with the diagram. We have जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट है, और इसका x1 y1 z1 हमने दे रखा है। इसी तरीके से एक बी पॉइंट है x2 y2 x या x y z, जैसा आप कह रहे हो। दोनों ही एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर आप लोकेट हैं, जिसका वैल्यू r वेक्टर है, और a की वजह से b के ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। तो कंसीडर ए चार्ज Q एट ए पॉइंट A। Q के ऊपर क्या है, एक चार्ज Q हमने डिफाइन किया हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है, x1 y1 z1 इन कार्टेशियन सिस्टम। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट B की वैल्यू कितनी है, x y z, तो विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट A। तो Q का जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, AR, और E वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो ऑब्टेन्ड पोजिशन वेक्टर ऑफ AN, तो इस पर स्टेप्स कैसे आप निकालोगे? तो सबसे पहला स्टेप्स है ऑब्टेन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। तो पोजीशन वेक्टर हमने निकालना सीखा था, क्योंकि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ये सारी चीज़ डिस्कस करी थी। तो ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, ये रे। तो ओ ए कैसे निकालोगे, तो ए ओ ए ये क्या है, ए माइनस ओ, दैट इज ए। ओ बी ये जीरो ही है स्टूडेंट, क्योंकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स वेक्टर्स हैं वो आपके 0 0 हैं। तो जब आप ए से माइनस करोगे 0 को, तो आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। तो यानी कि आर वेक्टर मिल गया। ए ओ बी का वैल्यू क्या है, बी माइनस 0 ओरिजिन वेक्टर में, तो वो आपको क्या मिलेगा, बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आर बी। ओके, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स ऑफ ए एक्स, वाई वन प्लस जेड वन जेड ए वाई। ये आपने अपने वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इसी तरीके से बी को भी रिप्रेजेंट कर दिया आपने। ओके, अब आपने क्या करना है सेकंड में, कि ऑब्टेन वेक्टर बी, जैसे ऑब्टेन वेक्टर आर को निकालें। तो आर की वैल्यू क्या होती है, ए बी, जैसे हमने लिखा भी। तो कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड। ओके, और एक्स ए की वैल्यू कितनी है, x1 y1 एंड z1। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1, वही डिस्टेंस वेक्टर का हिसाब निकालेंगे, y माइनस y1 z माइनस z1, और ये आपके क्या है, यूनिट वेक्टर हो गई। ओके, तो थर्ड स्टूडेंट में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि हम इसका फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे AR। तो वो AR कैसे निकलेगा, आर वेक्टर क्या था, b माइनस ए, तो हमने ये निकाल दिया। देखो r x माइनस x1 ax, ये ऊपर लिख दिया ओरिजिनल वेक्टर, ये ओरिजिनल वेक्टर लिख दिया, अभी जो भी निकाला है उसका मैग्नीट्यूड नीचे ले लिया। तो जब हमने ये निकाल दिया, यूनिट वेक्टर भी निकाल दिया, आर वेक्टर भी निकाल दिया, कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, कि हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट बी, क्योंकि बी से ही बाहर की तरफ निकलेगा। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ आर स्क्वायर का जिक्र आया हुआ है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर स्क्वायर को, ये आर स्क्वायर तो हमने पहले ही निकाल दिया, जबकि ए आर की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि हमें थर्ड स्टेप में निकाला है। इसी तरीके से आपका सारा वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन एबल टू सॉल्व अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज with the help of these steps involved. Okay students, so in this lecture we discuss the following topics: the representation of electric field, the representation of electric field in Cartesian coordinates, the concept of Coulomb's law, the concept of Coulomb's law in vector form. We study also the position and distance vector. So in this lecture we discuss these important topics which are very important in the यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। तो आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना, आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।